कौन बनेगा करोड़पति, जब ये शो आया था, जिस तरीके से मिस्टर बच्चन उसको 1 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आज की तारीख में KBC भी 1 करोड़ पे नहीं अटका हुआ है, वो भी 7 करोड़ पे पहुंच गया है। हमने मूवी देखी हुई है बागबान, बच्चे छोड़ के आ रहे हैं ओल्ड एज होम्स में, बट टेक्निकली तुमने गलत प्लानिंग की, तुमने तुम्हारी रिटायरमेंट प्लानिंग की ही नहीं, तुमने सिर्फ बच्चों के ऊपर सब पैसा डाल दिया। 25 पे नौकरी, 30 पे छोकरी, फिर 60 पे रिटायरमेंट, ऐसे घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी है। और आज की तारीख में बच्चा पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है, शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई आपको कोई चीज़ पैसा ब्याज पे दे रहा है तो वो फ्री में तो नहीं देने बैठा है। आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगी। अगर आपके खुद के सेविंग बैंक में अगर 1 लाख रुपए भी हैं तो आपका दिन का 10 रुपये का लॉस जा रहा है। आज हर किसी का एक सपना है, मुझे करोड़पति बनना है। तो एक 25-30 हज़ार कमाने वाला उस करोड़पति वाले लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? देश में फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हम जिस देश में हैं वो बहुत डिपेंडेंसी वाला देश है मेरे हिसाब से। हम अगर हमारी पुरानी जनरेशन्स को देखें या पेरेंट्स को देखें, बहुत ही सिंपल लिविंग था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, जो पैसे कमाते थे आप अपनी वाइफ्स को दे देते थे। हाउस होल्ड थे वो लोग, तो ज़्यादा हाउस वाइफ्स ही हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वाइफ्स घर चला लेती थी और जो थोड़ा बहुत बचता था वो राइस के डब्बे में डाल दिया करती थी। थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने बचा दिया करके, थोड़ा बहुत कुछ कैश बच गया। एंड जो काम करते थे वो मजदूरी वाला काम करते थे या तो फिर जॉब भी करते थे। तो एकदम सिंपल लिविंग, खाना पीना ये वो एवरीथिंग। लेकिन जब जनरेशन बदली, जब ट्रेंड बदला, जब इतनी सारी लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई, तब ये नहीं समझा कि जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी चली आ रही थी इतने टाइम से, कि बस वही थोड़ा बहुत पैसा घर में जमा लिया, थोड़ा बहुत FD कर दिया, अब वही ट्रेंड से हम अगर आगे चलेंगे तो अब चल नहीं पाएंगे ज़्यादा दूर तक। इसके लिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, बेसिकली अवेयरनेस है। अवेयरनेस इट्स बेसिक, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ की अगर हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है तब हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो या अभी आपने FD की बात की, तो देश में अभी भी वो ट्रेंड क्यों नहीं बदल रहा? या हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी नाना नानी वो अभी भी उस जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं? वो आज भी FD गोल्ड को ही सबसे सेफ मानते हैं, या बहुत से बहुत ज़मीन या खेत को जी। तो ये ट्रेंड बदलना चाहिए कि नहीं? इसके ऊपर थोड़ा विस्तार में जवाब देती हूँ कि आज की तारीख में अगर हम FD इन्वेस्टर्स देखें तो अराउंड 25 से 30 करोड़ FD इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एग्रीगेट FD 5 लाख के आसपास है, ठीक है। एंड सामने अगर हम इक्विटी इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फॉर दैट मैटर देखें तो 5 करोड़ हैं, ओके, विच इज़ लाइक 1/5। अराउंड 80,000 करोड़ सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि FD एक ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। उसका एक सिंपल सा कारण है कि उसकी जो ब्याज है वो अच्छी ब्याज मिलती थी हमें, 12%, 14% भी लोगों ने देखी। उस समय पे तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भी हुआ करती थी, KVP कहते थे, किसान विकास पत्र। और उस समय पे जो आपको स्कीम बताने आते थे जो पोस्ट ऑफिस वाले, उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी कि चलो हम इस तरीके का एक बिजनेस कर रहे हैं। और तब ना कैसा हुआ करता था कि 5 साल में पैसा डबल, ये तरीके से वो स्कीम बेची जाती थी। अब पैसा डबल कितने साल में होता है, हम इसके ऊपर थोड़ा एक फॉर्मूला लगाते हैं। सो रूल ऑफ 72 कहते हैं हम इसे। तो 72 का रूल ये है कि आपको जितने परसेंटेज में आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा है उसको आप 72 से डिवाइड करें तो उतने साल में पैसे डबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज के तारीख में FD रेट 7% आ गया है, ठीक है। अगर उसको 72 डिवाइड बाय 7% करें तो आराम से अराउंड 10 साल लगेंगे आपकी FD को डबल होने में। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले तो 10 साल बाद वो डबल होगा। और वही चीज़ एक और एग्जांपल दे देते हैं, समझो 12% का अगर रिटर्न है कहीं पे तो 72 डिवाइड बाय 12 किया तो 6 साल में पैसा डबल होता है। तो हमें पैसा कितने साल में डबल करना है ये एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
ना बैक टू द साइकोलॉजी जो आप पूछ रहे हैं, लोगों का जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रेंड बदल गया है। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी जो है वो वही है। एफडी सेफ है, एफडी गारंटी देती है, बैंक में पैसा रखा है, सब कुछ ठीक होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि आज की तारीख में अगर बैंक नहीं चलता है, बैंकक्रप्ट हो गया, बैंक का ही कुछ दिवाला निकल गया, तो जो इंश्योरेंस है या जो एफडी होल्डर्स हैं, जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, उन्हें मैक्सिमम 5 लाख का जो उनका इंश्योरेंस है, बस वही पैसा मिलेगा। तो जो बिग इन्वेस्टर्स हैं जो आज की तारीख में भी करोड़ों रुपए एफडी में रखते हैं, ये सोच के कि मेरी सेफ्टी है, मेरी सिक्योरिटी है। सो एफडी से लगाव उस समय पे था लोगों को, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ब्याज दर कम हो गई। आज की तारीख में आपकी ब्याज 12% पे नहीं है, 7% पे है, और सामने जो महंगाई है वो भी 7% पे है, 6% पे है, सिमिलर रेंज पे है। तो जितना महंगाई का रिटर्न या जितना महंगाई का रेट है, मैं कहूँगी सामने एफडी का रिटर्न भी उतना ही है। तो हम तो पैसे कुछ बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एफडी पे तो फिर टैक्स भी लगेगा। सही बात है। तो अगर 7% की एफडी है और अगर कोई 30% या हाई टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो उसको तो पोस्ट टैक्स से 4.9 बचता है। तो तुम तो इन्फ्लेशन रेट के भी नीचे आ गए, महंगाई के भी नीचे आ गए, तो तुम्हारी तो लॉस हो गई। तो एफडी क्यों नहीं करना चाहिए पैसे बनाने के लिए, ये तो हम समझ गए, बट एफडी करना भी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो पैसे सेविंग अकाउंट से बाहर निकालते ही नहीं है। सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है ना, घर में समझो किसी को कैश इनकम आ रही है, घर में है ना, सेव कर दिया, 50,000 जमा हो गए मेरे। अरे आपके जो 50,000 जमा हो गए ना, वो 1 साल बाद ना उसकी वैल्यू कम हो गई। सही बात है। क्योंकि जो ब्याज दर है ना, जो इंटरेस्ट रेट्स है एफडी की या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, जो ब्याज दर तय करने में आती है, इट इज़ एट पार टू इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। ठीक है, अब महंगाई के नीचे, इन्फ्लेशन के नीचे अगर आपका पैसा कहीं पे भी पड़ा है, चाहे वो घर में है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट में है, आप लॉस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में जाए तो एक 25-30 हज़ार कमाने वाला, अगर आज हर किसी का एक सपना है मुझे करोड़पति बनना है तो एक 25-30 हज़ार कमाने वाला उस करोड़पति वाले लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या उसके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए? किस तरह से, अगर आप परसेंटेज वाइज कैसे डिवाइड कर बता पाए तो? बहुत ही अच्छा सवाल है हर्षित। लेकिन इस सवाल या इस डिस्कशन के बाद हम शायद 1 करोड़ पे नहीं रुकेंगे, हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा। अगर इसको थोड़ा फन वे में बताऊं तो कौन बनेगा करोड़पति, जब ये शो आया था, आई थिंक 2000 के टाइम पे आया शायद, तब 1 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। सो करोड़पति तो सबने उसी टाइम पे सुन लिया था कि करोड़पति, एंड जिस तरीके से मिस्टर बच्चन उसको 1 करोड़ ऐसे, तो वो एक अलग ही लेवल का एक एनर्जी आता था लोगों में। आज की तारीख में केबीसी भी 1 करोड़ पे नहीं अटका हुआ है, वो भी 7 करोड़ पे पहुंच गया है। करेक्ट। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हम देखें 2000 से लेके 2024 तक, तो अराउंड 8-9% का इन्फ्लेशन उन्होंने भी काउंट करके अभी 7 करोड़ पे गेम शो ले गए, 7 गुना जा चुके वो भी। जी। तो जब हम आपके सवाल पे अभी आते हैं, डेफिनेट एक जाहिर सी बात है कि हर इंसान को 1 करोड़ टच करना है कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, लेकिन शुरुआत जैसे ही कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ बनाना है। एंड हम शुरुआती 20-25 हज़ार से भी अगर शुरू करें, अगर मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको बता दूं, 1 करोड़ अगर मुझे 5 साल में करने हैं, तो हम 1,25,000 अगर हर महीने SIP करेंगे। SIP क्या है और किस तरीके से है इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने SIP रूट से, तो हम 5 साल में 1 करोड़ जुटा लेंगे। ये रिटर्न में 12% से पकड़ती हूँ नॉर्मली अक्रॉस माय डिस्कशन। म्यूचुअल फंड है या इक्विटी है, हम 12% ही पकड़ के चलते हैं। देगी आपको 18%, 20% कोई पर्टिकुलर फंड ने दे भी दिया, पर हम आपको 12% ही बोलेंगे। हमको ज़्यादा प्रॉमिसेस करने नहीं और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही अमाउंट अभी मैं हर महीने 1,25,000 तो नहीं डाल सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ और बताओ। ठीक है, आपको 10 साल में बनना है तो आप आधा कर लो, अराउंड 50,000 के आसपास, 45 to 50,000 अगर आप हर महीने करेंगे तो आप 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे। अब मैं हर महीने 50,000 भी नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है, और 5 साल दूर करते हैं और आधा कर लेते हैं अमाउंट। तो जितना 5 साल दूर करेंगे 1 करोड़ को, 15 साल बाद चाहिए, तो सिर्फ 20,000 से हो जाएगा।
और 5 साल आगे करेंगे तो सिर्फ 10,000 से हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे 1 करोड़ कमाने के लिए 10,000 से भी मैं पहुंच सकता हूं, बट मुझे 20 साल लगेंगे। बट अगर मुझे जल्दी पहुंचना है तो अमाउंट ज़्यादा लगेगा। सही बात है। ठीक है, सो हर इंसान अपनी लाइफ में करोड़पति बन सकता है। ये तो एक सवाल का जवाब हो गया। अब इस सवाल के जवाब के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, हमारे डिस्कशंस ओपन हो जाते हैं। 1 करोड़ की वैल्यू क्या है 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद, सो वो बात कर लेते हैं। सो 1 करोड़ की वैल्यू आप 10 या 15 या 20 साल के बाद देखेंगे तो एक तो 10 साल बाद हो जाएगी सीधी 55 लाख, आधी पैसा आधा हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा। 15 साल बाद आई थिंक अराउंड 40-1 लाख होगी, तो 1 करोड़ तो बाना नहीं बनना है ज़्यादा अमाउंट चाहिए। 30-40 लाख होगी, और 20 साल बाद तो आई थिंक हार्डली 20-1 लाख होगी। Oh my God. सो जो बोलता है कि हाँ 10,000 से तो मैं SIP आराम से कर लूँगा, और वो जब 20वें साल पे आएगा उसको लगेगा 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ की वैल्यू तो आज सिर्फ 20 लाख है। अगर कोई 10 रुपए कमा रहा है तो उसमें से कितना % घर के लिए करे, कितना खुद के लिए करे, कितना सेविंग्स में डाले, कितना इन्वेस्टमेंट में डाले? नॉर्मली अगर मैं ना पीयूष फॉर्मूले के हिसाब से जाऊँ ना, तो रूल ऑफ इन्वेस्टिंग में एक 50-30-20 का एक फॉर्मूला है जो बहुत ही प्रख्यात है, गूगल पे मिल जाएगा आपको, कि 50 जैसे ही आप कमाते हो उसका 50% आप सीधा सीधा आपका खर्च हो जाता है। सही है। ठीक है, आधा तो हमने खर्च कर दिया। राइट। जो बाकी का 30% है वो कहते हैं कि आपके दूसरे खर्चों के लिए, एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए है, 20% आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग होना चाहिए। मेरे हिसाब से 30% ज़्यादा है आज की तारीख में। अगर आप 30% इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेहतर है, आप आपके खर्चों को मैनेज करें। मैंने ना अभी हाल ही में काफ़ी जगह पे ये एग्जाम्पल के साथ कहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस बहुत हैं हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है आपकी एज के हिसाब से, आपकी गोल जो जाना है, टाइम कितना टाइम है, एंड आपका रिस्क। हर इंसान नहीं हम समझ सकते कि सेम रिस्क पे चलता है। राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के सबसे बेस्ट तरीके बताइए जो एक मिलेनियल, जो एक जेन जी खास तौर पे फोकस करे, क्योंकि आज पूरे देश की सबसे ज़्यादा जो बड़ी आबादी है वो यूथ है। तो इनको उनकी सैलरी का जो आपने एक फॉर्मूला बताया 50-30-20, उसके हिसाब से किन सेक्टर्स में या किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में जाए, स्टॉक्स में जाए, गोल्ड में जाए, ETF में जाए, रियल एस्टेट में जाए, किस जगह पर जा करके वो एक सेफ खेल सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति बन सकते हैं? वो सब बन सकते हैं। अच्छा। सही तरीके से प्लानिंग की तो आई थिंक आज तो हम सब ने जिस तरीके से सुना सभी बन जाएंगे, और इंशाल्लाह सबको बनना भी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत राइट क्वेश्चन है ये कि अगर आप मिलेनियल हैं या आप जेन ज़ी हैं, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। देखिए, शॉर्ट मिड लॉन्ग तो हमने बात की, जो गोल्स आपको सेट करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं, जैसे इक्विटी मार्केट है, काफ़ी टाइम एक डर होता है कि मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, ये एक फ़ाइट होती है। अब यहाँ पे जो मार्केट के बंदे होते हैं जिन्होंने अपने फैमिली में इन्वेस्टमेंट्स देखे हैं, अभी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एक था कि काफ़ी लोग तभी स्टॉक्स भी खरीदते थे, अच्छी खासी A ग्रुप कंपनीज के स्टॉक खरीदे हैं, और 10 साल 20 साल में वो स्टॉकों ने कहाँ पहुँच गए हैं, एंड एट द सेम टाइम उनको डिविडेंड भी अच्छा खासा आता है। बिल्कुल। लेकिन आज की जो जनरेशन है जो बिजी है अपना पैसा कमाने में, उनके पास इतना टाइम नहीं है देखने के लिए कि भाई ये स्टॉक जो मैंने खरीदा था उसका क्या हाल है। सही बात है। ठीक है, सो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पीछे चलना है, बैक सीट पे रहना है, गाड़ी खुद ड्राइव नहीं करनी है, बैक सीट पे चलना है, तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से आज की तारीख में, एक इक्विटी एसेट क्लास में। हम कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, वो डेफिनेटली सही है, लेकिन उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है कि रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप
क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी पीयूष इतने ऑप्शंस हैं। बहुत। जैसे आपने कहा ETF है, गोल्ड भी आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, ये जो फिक्स्ड इनकम है, डेट प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, इक्विटी भी मिल जाएंगे। और इक्विटी में अगर थोड़ा बहुत जो नॉलेज रखता है तो पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना लोगों का। इनफैक्ट पिछले 3 साल को भी अगर हम पीछे देखें ना तो इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रहा है। पोस्ट कोविड का जो समय है, इट हैज़ बीन वेरी नाइस। तो जिन्होंने तब एंट्री ली है अब तक, उनको तो सब प्रॉफिट्स में दिख रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा। हम कहते हैं ना पास्ट रिटर्न्स, राइट। ये गारंटी नहीं होना चाहिए। सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सा है? देखिए, सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा, अगर म्यूचुअल फंड्स हैं या डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट स्टॉक खरीद लिया, उसमें भी कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं आप, A ग्रुप के कर रहे हैं, B ग्रुप के कर रहे हैं, C ग्रुप के कर रहे हैं। काफ़ी टाइम IPOs निकलते हैं, हमें पता नहीं होता है, और IPO जब खुलते हैं ऐसा लगता है डबल पैसा हो जाएगा, बाद में आगे क्या। म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी है, वो रिस्की मानी जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस में पैसा डालता है। जो हम स्टार्टअप्स देखते हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने शुरुआत की है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके रिटर्न्स भी तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर लोन्स और उनके ऊपर एक्सपेंसेस इतने हैं कि उनका ब्रेक इवन आते आते टाइम आता है। सही बात है। तो प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन समझो कुछ मैक्रो लेवल पे या कुछ कहीं पे ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोविड जैसे सिचुएशन हो गई, कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, जैसे हमने बात की कोई इलेक्शन वाली सिचुएशन हो गई और मार्केट ओवरऑल डाउन है, तो इन फंड्स पे भी इतना ही इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज जो हमारी मेन, जो हम कहते हैं टॉप 100 कंपनीज हैं, या BSE की या NSE की, जो भी सेंसेक्स की जो कंपनीज हैं या निफ्टी की जो कंपनीज हैं, वो एक स्टेबल कंपनी मैं कहूँगी। तो उसमें क्या होता है, आपको तेज़ी से रिटर्न नहीं मिलेगा, बट आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहेगा। सो आपको रिटर्न शायद उसमें 12%, 15% की रेंज मिलेंगी, विज़ाविज़ स्मॉल कैप जहाँ आपको 28, 30, 35% मिलेगा, लेकिन रिस्क भी माइनस भी उतना है। इसके लिए सबको डिवाइड करो। मेरे हिसाब से ज़्यादातर पोर्टफोलियो, अगर आप नया शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने बात की, अगर नई जनरेशन शुरू कर रही है 25-30 के एज वाले, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप को ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, जिसमें आप इंडेक्स फंड्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपने बात की। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत पोर्शन होना चाहिए। आप 60-40 रेशियो रखो, 60% आप लार्ज फ्लेक्सी वगैरह को दो, 40% आप मिड कैप स्मॉल कैप को दो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपको 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, अभी आप समझ चुके हो मार्केट को, 3 या 5 साल लगते हैं समझने को, क्योंकि 5 साल का जो समय है ना, उसमें हम ऊपर भी देखते हैं और नीचे भी देखते हैं। तो जब नीचे देखते हैं ना, तब समझना चाहिए कि इन्वेस्टर पेशेंटली बैठा है कि नहीं बैठा है। अब वो इन्वेस्टर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर आपकी SIP जा रही है तो नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो आपकी यूनिट्स भी तो यूनिट्स बढ़ेंगी, तो नीचे भी उतना ही ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो। लेकिन किसी के पास अमाउंट ही बहुत छोटा है, 500 रुपये की SIP कर सकता है, 1000 रुपये की SIP कर सकता है, वो बिना किसी फंड मैनेजर की सलाह के, किसी के ना तो टेलीग्राम पे देख के ना व्हाट्सएप पे देख के, वो क्या करे कि वो एक इन्वेस्टमेंट करता जाए, और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में ये होगा कि 500 से क्या ही हो जाएगा या 1000 से क्या हो जाएगा। जी, आई थिंक ये ना इसके ऊपर मेरे को एक इंसिडेंस याद आता है। जो हमारे घर के मेड्स होते हैं ना, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ एंड बिकॉज मुझे अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा हमेशा मेरा पैशन होता है कि बिज़नेस करने से ज़्यादा अवेयरनेस पे मेरा फोकस होता है कि जितने ज़्यादा लोग अवेयर हो उतना अच्छा है। सो काफ़ी टाइम मैंने ऐसे सेशंस भी किए हैं जो सिर्फ मेड्स थी उस रूम में। अच्छा। और 40-50 मेड्स थी और उनसे बेसिक सा सवाल किया, आप लोग इतना कमाती हैं, आज की तारीख में एक मेड अगर एक घर में मिनिमम 5000, तो उनका पूरा एक घर का होता है, और वो दिन के 5 घर 10 घर वॉटेवर कर रही है, तो आराम से उनका इनकम हो जाता है 20,000 40,000 वॉटेवर रेंज जो आप पकड़े। और उनके जो भी हस्बैंड्स हैं वो जो भी कर रहे हैं, सही है, बट वो जो कर रही है ना, एक तो वो या तो पैसा दे देंगे अपने हस्बैंड्स को, या तो अपनी सास को, या तो फिर घर पे रख देती है,
वो सेविंग बैंक अकाउंट तक भी पैसा नहीं पहुंचता है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने जनधन योजना करके बैंक अकाउंट्स भी क्रिएट इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें अगर आप पैसे डालते हैं तो आपको इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख रुपए तक। अभी एक और हाल ही में एक इस तरीके की योजना थी जहां आपको हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे अगर आपके पास वो येलो राशन कार्ड है। लाडली बहन योजना। लाडली, हाँ, करेक्ट। सो इन लोगों तक भी पहुंचता है, लेकिन क्योंकि मैं एक अवेयर प्रोफेशन से थी, तो मेरे आजू बाजू जो लोग थे उनको मैंने कहा हम SIP करते हैं। सो मेरी मेट से मैंने बात की कि आप ना दूसरे घर के जो भी आपकी सैलरी है वो आप घर के खर्चों में यूज़ कर दो, जो मेरे घर की सैलरी है वो मैं आपके अकाउंट में पैसे दूंगी और वहाँ से हर महीने डेबिट होगा। 1000 से शुरुआत की थी हमने। 500 से भी आजकल, जैसे आपने कहा, वो भी शुरुआत कर सकते हैं। आज की तारीख में 500 इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग उन लोगों के लिए। आज की तारीख में 3000 पहुंची और ये साल से उन्होंने मुझे कहा मेरा 2000 और बढ़ा दें। अच्छा। और लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर पहले उन्हें कुछ घर के लिए, उनको घर की थोड़ी बहुत उनके तो घर भी एकदम छोटे से होते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत रिनोवेशन वगैरह करना था, तो 1.5 लाख रुपए हमने निकाले थे। तो 1.5 लाख रुपए रिडेम्पशन दिए थे। और पैसे आए तो 1.5 लाख लेने के लिए बैंक में जाना तो पड़े ना पैसे निकालने। वो भी मैं उनके साथ गई थी कि भाई किस तरीके से उन्हें निकालने हैं पैसे, एंड दैट हैप्पीनेस कि यार मैंने बचाया, उस पर रिटर्न कमाया और मुझे पैसे भी मिल गए। अमाउंट भी 1.5 लाख। तो उनको भी ऐसे लगा हाँ घर। सो बेसिकली ये माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भले ही आपके पास 500 रुपये क्यों ना हो बचाने के लिए, एक तो सबसे पहले ये कैटेगरी के लोग को कैश का पैसा जो आता है उसको सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट में जमा करें, क्योंकि कैश में एज सच कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। सही है। ठीक है, तो पहले तो उसको बैंक अकाउंट में लाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आजकल क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने UPI को भी बहुत ज़्यादा हम इतना प्रमोट कर रहे हैं और उसको इतना यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, तो उस वजह से भी अकाउंट में पैसा आ रहा है। एक बार अकाउंट में पैसा आ जाता है, फिर इन्हें बस यही कहना है कि आप भले ही 500 से शुरुआत करें, 1000 से शुरुआत करें, एंड समझाना ज़रूरी है कि 5 साल तक पैसे मत निकालना। अब इनको ये भी बोलना है कि लॉक इन नहीं है, पर 5 साल तक पैसे मत निकालना। अब ये जो 500 या 1000 हर महीने कर रहे हैं, इनको आप एक म्यूचुअल फंड SIP में भी एक अच्छा सा लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड में SIP करने हम उनको सजेस्ट करेंगे, तो भी वो बहुत आराम से अच्छा खासा रिटर्न उनका बन जाएगा। RD को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट है ही जी, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट पे कुछ ऐसा खास ब्याज मिलता नहीं है। अगर हम उसको RD में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ ब्याज मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स के बारे को बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि सेविंग में जो पैसा है वो एक टेम्पररी पार्किंग है मेरे हिसाब से। सही है। 3 से 4%। ठीक है, अब सेविंग का जो पैसा है ना वो उतना ही टाइम के लिए होना चाहिए जितना आपको उसमें जो आना है जाना है, आना है जाना है। वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में कि बैंक ने बोला ये बोला इतना, ये वो सब में आप मत आइए। हर बैंक देती है अभी 0 बैलेंस। आपको किस तरीके से ट्रांजैक्शंस करने हैं वो सिर्फ फिगर आउट करना है। इनफैक्ट एक कैलकुलेशन ये भी है कि आज की तारीख में जैसे मैंने कहा कि लाखों करोड़ों सेविंग अकाउंट में बैलेंसेस पड़े। आई थिंक अराउंड 80 लाख करोड़ का एक सेविंग अकाउंट में इतना बैलेंसेस पड़ा है। अगर आपके खुद के सेविंग बैंक में अगर 1 लाख रुपए भी हैं तो आपका दिन का 10 रुपये का लॉस जा रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आपने उसको सेविंग में रखा है और अगर आपने सेविंग में से 3 से 4% कर रहे हो, ठीक है, और महंगाई जा रही है 6 से 7% पे, तो आपका 3% या 4% का लॉस जा रहा है। ओके। तो वो 3 से 4% का लॉस ऑन 1 लाख इज अराउंड 3 से 4 हज़ार, विच इज़ दिन का 10 रुपये। सो अगर आपको लगा कि मेरे सेविंग में बैलेंस है, आपका 10 रुपये का लॉस जा रहा है अगर आपने उसको RD में नहीं लगाया, FD में नहीं लगाया, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटलीस्ट 7% दे रहा है उसमें नहीं लगाया। सो बहुत ही राइट एंड सही तरीका है सेविंग के पैसे को इस तरीके से पार्क करें। अगर आपको कम समय में वो पैसा लगने वाला है तो आप उसको RD में कन्वर्ट कर सकते हैं। RD आज की तारीख में वही अराउंड 7.2% के आसपास आई गेस रिटर्न दे रही है। टैक्सेशन है इंटरेस्ट के ऊपर,
बट ठीक है, एक बार के लिए आपका पैसा 7.5% पे आ गया. टैक्सेशन हर इंसान का अलग होता है, सो दैट डिपेंड्स. बट एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन लेवल पे इन्वेस्टेड है, जो मैंने कहा, जहाँ पे लॉस होने की गुंजाइश नहीं है. आपका पैसा इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे रहा है. ठीक है, तो आरडी एक हो गया. दूसरा, जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स या तो फिर आर्बिट्राज फंड्स भी ऑप्शंस है. एंड तीसरा, अगर आपको बैंक एफडीज भी करनी है, रिकरिंग एफडीज भी होती है, उसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं. मैम, ये तो हुई पैसे डालने के बाद, पैसे निकालने कब है? ये वाला सवाल ना हर्ष कैसा है कि ऐसे बहुत मौके आते हैं जब लोगों को लगता है अरे प्रॉफिट बुक कर देते हैं ना, अरे मार्केट इतनी अच्छी है, अरे लेवल हाई, ऑल टाइम हाई. अरे हर ऑल टाइम हाई का एक बेस लेवल तो होता ही है ना. मतलब हर अभी आज 80,000 का भी जो लेवल हुआ, 85 का भी जो लेवल हुआ, तो वो आगे भी तो बढ़ने वाला है, वहाँ पे रुकने थोड़ी वाला है. सही बात है. सो बहुत मौके आते हैं, या फिर समझो अरे मैंने सुना है कहीं से कि अभी ना मार्केट गिरने वाला है, अभी ना ये सिचुएशन आने वाली है, कुछ ग्लोबल कुछ होने वाला, अरे कुछ नया वायरस आया है, काम करते हैं, पैसे निकाल देते. सो पैसे निकालने के बाद हमने कोई भी सिचुएशन में पैसे निकाल दिए. चलो आप बोल रहे हो प्रॉफिट भी अच्छा हो गया, 20-25% प्रॉफिट मिल गया, मैंने पैसे निकाल दिए. पैसे निकाल के रखे कहाँ? सेविंग बैंक अकाउंट में. सेविंग बैंक कितना दे रहे हैं और पैसे कितने दे रहे थे? तो कहाँ मीटर चल रहा था, कहाँ नीचे गिर गया. सही बात है. सो पैसे कब निकालने हैं? अब आपका जो गोल है, बड़ा वाला गोल, जिंदगी के बड़े गोल्स, बच्चों की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा गोल. आज की तारीख में कोई भी एजुकेशन का फीस, MBA पकड़ लो, साइंस पकड़ लो, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, 25 लाख 50 लाख के नीचे कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. और एजुकेशन का जो महंगाई है, जो उसका इन्फ्लेशन है, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, 10% पे चल रहा है. और आज की तारीख में बच्चा पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है, शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सेकेंडरी गोल है. और मेरे ख्याल से आज की नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो शायद वो गोल भी नहीं है. थर्ड में तो फोर्थ पे जाऊंगा उसको. तो शायद वो गोल भी नहीं रहेगा. सही बात. सो बड़ा पैसा कब कब लगने वाला है? बच्चों की पढ़ाई, खुद का रिटायरमेंट. ऑब्वियसली आज की तारीख में एक इंसान का रिटायरमेंट उसकी पूरी जमा पूंजी है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा. मैं कहूँगी ना पीयूष, एक चौंका देने वाली बात है कि आज की तारीख में इंसान एक्चुअल में जो कमाना शुरू करता है वो 30 पे करता है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि पढ़ाई इतनी चलती है. बिल्कुल सही बात है. 30 से 60 कमाना है, 30 साल कमाना है, और जीना 60 के बाद एटलीस्ट 80-85 तक तो सब जी रहे, थैंक्स टू मेडिसिन, सब की उम्र लंबी हो रही है. तो 25 साल का नो इनकम का टाइम, हर महीने मुझे आना चाहिए वो पैसा, जब मैं कमा नहीं रहा हूँ, वो पैसा एक ऐसे इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए जो मुझे 30 साल में जमा करना है. मतलब 30 साल कमाना है, उसी में खाना है, लेकिन 25 साल के लिए भी पूरा प्लान करना वो है. 30 साल में, जैसे आपने कहा, खाना है, तब मुझे घर भी खरीदना है, सब कुछ मुझे करना घूमने है. भी जाना है, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे ब्रांड्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, आईफोन चाहिए, बच्चे, ये बच्चों का सब खर्चा, लाइफस्टाइल, सबके हिसाब से देखा देखी वाला खर्चा, और फिर आगे का भी सोचना. तो ये ना इंडिया में हमने बात करी थी इसके ऊपर कि जो ओल्ड एज होम्स हैं, जो वृद्धाश्रम हम कहते हैं, इंडिया में बहुत है. हम कहते हैं माँ बाप एक एज की बाद जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है, उनका एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, पढ़ाई कर दी, शादी कर दी, बस मैं गंगा नहा लिया. सही बात. ये एक डायलॉग होता है. अब बच्चे रखेंगे ना हमें, बच्चों, मतलब कुछ भी ज़रूरत होगी, खाना पीना, बच्चों से मांग लेंगे. हमने मूवी देखी हुई है बागबान. सही बात है. क्या सीखा हमने मूवी से? बच्चे चाह रहे हैं कि अस्थियां बहा दे गंगा में. वही जल्दी से जल्दी. एग्जैक्टली. बच्चे छोड़ के आ रहे हैं ओल्ड एज होम्स में, तब हमें बहुत ही दया आती है उन पे, और बच्चों को हम कोसते रहते हैं कैसे बच्चे हैं. बट टेक्निकली तुमने गलत प्लानिंग की, तुमने तुम्हारी रिटायरमेंट प्लानिंग की ही नहीं. तुमने सिर्फ बच्चों के ऊपर सब पैसा डाल दिया. किसकी गलती है ये? खुद की. सो आज की जनरेशन या मिलेनियल्स को ये समझना है, जिनके पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 15 साल है या 20 साल है,
भाई आपको रिटायरमेंट पहले समझना है। बच्चों शादी कर लेंगे जैसे उनको करना है, जिस तरीके से करना है। आजकल क्या ट्रेंड है किसे क्या पता। सही बात है। आपको आपकी रिटायरमेंट को सहजना है, जो 20-25 साल जो है आपको वो संभालना है। सो ये हो गई एक रिटायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग, जो बड़े गोल्स की हम बात कर रहे हैं। अब इन बड़े गोल्स का जब एक्चुअल में मुझे पैसा लगेगा, मुझे फीस भरनी है, तो ऐसा नहीं कल फीस भरनी है आज पैसा निकाल दो मार्केट से। अरे आज मार्केट नीचे है, 2 साल से नीचे चल रही है, 1 साल से नीचे चल रही है। जब तुम्हारा गोल आ रहा है उसके 1-2 साल पहले से ही आप पैसा निकालना शुरू कर दें। टैक्स एंगल से भी, क्योंकि एक साथ जब पैसा पूरा निकालेंगे तो एक साथ पूरे पैसे पे टैक्स लगेगा, LTCG। एग्जैक्टली। और जब हम 1 करोड़ जुटाने वाले हैं 15 साल में, हाँ, तो वो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भी तो लगेगा ना। रिटर्न भी तो हमारा टैक्स के बाद उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। सो स्मार्ट रिडेम्पशन जो हम कहते हैं, कैसे पैसे निकालना है, वो भी प्लानिंग करनी है कि आप उसको 1-2 साल पहले से ही प्लान कर के निकालिए। मतलब पैसा इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, पैसा वापस लेना भी बड़े जी, तरीके से आना चाहिए। देखिए पीयूष, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा नॉइज है या एक्स्ट्रा वॉइस है, जो हड़बड़ी है जल्दी पैसा कमाने की या एक स्कीम में पैसा डालने की, कॉन्सेप्ट से जो दूर लेके जा रहा है, अचानक से आपको कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो कुछ गड़बड़ है। यू नो, कहीं पे ये अनऑर्गेनाइज तरीके का एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, तो कहीं पे गड़बड़ है। वो कहते हैं ना, हम काफ़ी मूवीज़ में भी डायलॉग्स ऐसे सुनते हैं कि अगर ये इंसान में ये यू नो इसकी आदतें हैं तो ये रेड फ्लैग्स है। तो इन्वेस्टमेंट के जो विकल्प है, जो ऑप्शंस हैं, उसमें भी रेड फ्लैग्स पहचानने हैं हमें। तो बहुत सिंपल है, डिसीजन तो हर इंसान का वही होगा जो उसे चाहिए, बट रेड फ्लैग्स को आपको देखना है एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैम, आपने 60 इयर्स की रिटायरमेंट की बात की, पर आजकल ट्रेंड में है कि 35 तक रिटायर हो जाओ। देखिए, हमने जब ये भी बात की कि अगर 35 पे रिटायर किया और 85 तक मैं जी रहा हूँ, तो 50 साल मेरा पूरा खाना पीना और हमें खर्चा भी तो करना होगा, क्योंकि अगर हम रिटायर हो रहे हैं तो हमको वर्ल्ड टूर करना है, हमें हॉलीडे होम बनाना है, ये सब करना है। तो फिर बस आई थिंक 12-15 साल की उम्र से 35 साल का जो टाइम है उसको काम पे लगाना होगा। अब इसे हम कहते हैं फायर नंबर, जो आजकल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, या कहूँगी मैं वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं, विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? अब समझो हम ऐसे माने कि मुझे रिटायरमेंट के बाद हर महीने लाख रुपए चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ मैं, लाख रुपए में मेरा सब कुछ टेक केयर हो जाएगा। तो 12 महीने का हुआ 12 लाख, उसका 25 गुना 3 करोड़ होता है। अगर 3 करोड़ मेरे पास जमा हो गए हैं, मैं उस दिन रिटायर हो सकता हूँ। 3 करोड़ को अगर सेविंग अकाउंट में भी डाला 4% पे, तो साल का 12 लाख हो गया और महीने का लाख रुपया हो गया। तो आपका टेक केयर हो जाता है सब कुछ। बट ऑब्वियसली इसमें टैक्सेस और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में देना है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। रियलिटी में तो आपको प्लानिंग जो करनी है वो आपको प्रॉपर आपके एडवाइज़र के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के करनी है। ऐसे ही अगर 5 लाख मुझे हर महीने चाहिए, तो साल का हो गया 60 लाख, उसका 25 गुना हो गया 15 करोड़। जिस दिन मेरे पास 15 करोड़ होंगे तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। तो अगर जो 35 वाला है, अगर उसको रिटायर होना है, उसको कितने पैसे चाहिए हर महीने, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लें। एंड हर्ष, इसमें कैसा है पता है, अगर इतने पैसे बनाने हैं, लाइक 3 करोड़ बनाने हैं मुझे, तो मुझे 3 करोड़ बनाने के लिए एटलीस्ट 15-20 साल लगेंगे। बिल्कुल सही। अगर मैं एक 25-30 हज़ार की भी SIP ले लूँ, क्योंकि अगर 20 हज़ार की SIP लेते हैं 15 साल में, तो हम 1 करोड़ बनाते हैं। तो 3 करोड़ के लिए तो एटलीस्ट मुझे 60,000 की SIP लगेगी। तो अगर मुझे 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए, तो उसका आधा मतलब 50% तक मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
आज की तारीख में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक आपने जैसे मुझे स्टार्ट में पूछा कि मैं मेरे सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करूं, तो मैंने कहा ये सब नीड्स वांट्स सब कैलकुलेट करके एटलीस्ट 20-30% तो करना है। जिस दिन आपने अपनी सैलरी का मोर देन 50% इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब आप ये फायर नंबर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म्स में, मैंने कहा ना, ये सब बहुत फ्लैशी थिंग्स हैं इंटरनेट पे, लेकिन जब आप रियलिटी पे आते, यही 30 साल में जब पैसे कमाने ना, तब आपको सब कुछ एक साथ आता है। काफ़ी लोग, हमने मूवीज़ में भी डायलॉग सुना है, 25 पे नौकरी, 30 पे छोकरी, फिर 60 पे रिटायरमेंट, ऐसे घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी है। सो बेसिकली जो लोग एक दूसरे माइंडसेट से होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ फ्यूचर का मुझे पता है, तूने बोला मैं सेव करूँगा, 10% अलग रखूँगा, बट आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई प्रेजेंट ऑल्सो। सही बात है। मुझे क्या पता कल मैं रहूँ नहीं रहूँ, कल हो ना हो, सो जो कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं ना कि इतना सैलरी आ रहा है, इतना नीड्स में जा रहा है, वांट्स में से थोड़ा कम करो, थोड़ा बचाओ, जितना हो सकते हैं उतना। समझो महीने के 4 वीकेंड है, तो चारों वीकेंड बाहर मत जाओ यार, 2 ही वीकेंड जाओ ना। आपको चारों वीकेंड बाहर जाना है, आपको चारों वीकेंड बाहर खाना है, आपको चारों वीकेंड दोस्तों को मिलना है, उसको तो हम कम कर सकते हैं। सो एक्सपेंस को कहाँ मैनेज कर सकते हैं वो करो। बाकी जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही टाइम पे शुरू कर दी, आपकी शॉर्ट मिड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो गई, आपके पास कंटिजेंसी फंड हो गया, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस आ गया, बस हो गया यार, मैं ठीक हूँ, सही है, सब कुछ सही है मेरे साथ। मतलब अभी भी जिंदगी जन्नत हो और भविष्य भी सुनहरा हो, इस तरीके से रहे, वरना अभी क्या गरीबी में बादशाह बने बैठे। हाँ बस ऐसा ही है। तो अब जिस दिन से ये समझ आ गई, तो हम तो सुनहरेपन की तरफ जाएंगे। क्या अभी पेट काटते रहो कि नहीं भविष्य में अपन खाएंगे, तो फिर क्या मतलब है जीने का। ये बात तो है। कहा जाता है महिलाओं को 2 ही चीज पसंद है, सोना और सोना। हाँ। दोनों ही चीजें ज्यादा पसंद होती है। तो सोने के बारे में बताएं, फिजिकल गोल्ड बेटर है या गोल्ड ETF ज्यादा बेटर है या सोवरेन गोल्ड फंड ज्यादा बेटर है, कहाँ पर निवेश, या फिर सीधे खरीद के पहनना ज्यादा बेटर है? अगर मेरे हाथ में हो तो सीधे खरीद के पहन लो, खत्म हो जाए स्टोरी। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड है ना पीयूष, काफ़ी लोगों को लगता है मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, मेरे पास गोल्ड है। एक तो उस पर आपने ऑलरेडी मेकिंग चार्जेस डाले हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड प्लस जब भी कोई गोल आएगा या ज़रूरत आएगी जिसकी हम आज बातें कर रहे हैं, कौन ज्वेलरी बेचने जाएगा? आई मीन दैट इज़ समथिंग, वो हमारे इमोशनल वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो गहना या वो ज्वेलरी आपको शादी में मिली है या बर्थडे पे मिला है। हर इंसान का ज्वेलरी या गोल्ड या के साथ इस तरीके का एक इमोशन वैल्यू जुड़ा हुआ है। सो वो आपका असेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट हाँ, गोल्ड अच्छा कर रहा है एज एन एसेट क्लास, तो वो कितना होना चाहिए एंड किस तरीके से आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक सही स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, गोल्ड को हम कहते हैं, एक भाषा है, हम कहते हैं इट्स लाइक अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब 7% अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो गोल्ड में पैसा डाला तो इन्फ्लेशन जितना पैसा बन जाएगा। सही बात है, ठीक है। क्योंकि लास्ट कुछ हम एक साल का भी देख लें, बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल सिनेरियोज है या सेंट्रल बैंक्स की परचेज है, उस वजह से गोल्ड में जैसे डिमांड सप्लाई की आपने बात करी, इट वर्क्स ऑन दैट। तो गोल्ड में अच्छा रिटर्न बना, तो काफ़ी लोग बोल रहे अरे एक काम करते, मेरी एक 10-20 हज़ार की SIP गोल्ड में लगा लें। लेकिन अगेन वो भी आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% ही होना चाहिए, जब मैं परसेंटेज की बात कर रही थी। अब किस तरीके से उसको मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ऑनलाइन जैसे हमने कहा गोल्ड ETF है, जैसे इंडेक्स के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट में हम डील करते हैं ना, तो हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है जिस पे आप स्टॉक्स खरीदते हैं। तो गोल्ड ETF वही मार्केट आवर्स में आप उसको जो भाव चल रहा है वैसे खरीद सकते हैं और जो भाव चल रहा है वैसे बेच सकते हैं। दीज आर गोल्ड ETFs। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एक इक्विटी है तो वो स्टॉक्स की वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है, या गोल्ड है तो वो दिन की जो क्लोजिंग होती है उस पे भाव निकलता है और उस तरीके से आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तीसरा जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा बॉन्ड जो उन्होंने शुरुआत की थी गोल्ड में। अभी काफ़ी टाइम से फ़िलहाल तो वो बंद है गोल्ड बॉन्ड्स, फ़िलहाल तो
कोई ऐसी खबर नहीं है कि गोल्ड बॉन्ड्स कब फिर से शुरू होंगे, बट उसमें एक 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है। तो क्योंकि थोड़ा लॉकिंग का एक होता है तो काफ़ी लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन जब बेनिफिट समझ में आता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर तुमने 8 साल तक होल्ड किया तो एक तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, करेक्ट है। सेकेंडली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपने गोल्ड में निवेश किया तो आपको अलग से वो 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा था, डूबने का कोई चांस नहीं है। एग्जैक्टली तो ये आई एम श्योर SGB जो था वो तो एक वंडरफुल प्रोडक्ट था गोल्ड एज एन एसेट क्लास में, होपफुली वापस जल्दी शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास ऑप्शंस में ऑनलाइन में है तो गोल्ड ETF, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप ETF में भी शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको डीमैट की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसमें SIP भी कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड में हम SIP करते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली जो टैक्सेशन चेंजेस हुए हैं उस वजह से गोल्ड एज एन एसेट क्लास जो ऑनलाइन ऑप्शन है उसमें भी हमें टैक्स बेनिफिट्स अच्छे खासे मिल गए हैं। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। 10 to 15% आप उसको वेटेज बिल्कुल दें। और अगर आपको थोड़ा बहुत, जैसे म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड्स मैंने कहा, उसमें भी अगर आपने निवेश किया है तो उसमें भी फंड मैनेजर 10 to 15% गोल्ड में ही डालता है। पोर्टफोलियो सुनहरा होना चाहिए। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाइब्रिड फंड खरीद लिया ना अगर, तो इक्विटी भी 50-60% है, 30-40% आपको थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम में आ गया जो बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, एंड 10-12% वो लोग गोल्ड में भी डाल देते हैं। तो अगर मुझे तीनों खुद से अलग अलग नहीं करना है और एक मुश्त समझो 1,00,000, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डालना है, हाइब्रिड फंड में डाल दो, सब कुछ परसेंटेज के हिसाब से सही है। सही बात है। सो आई थिंक आगे अभी का जो साल है या जो आगे आने वाला कमिंग नियर फ्यूचर है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर मार्केट को पैसा लगाने से या उसमें पैसा लगाने से अगर आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो आप एक मल्टी एसेट या इस तरीके की हाइब्रिड फंड्स को चूज़ कर सकते हैं जिसमें तीनों ही मार्केट, तीनों ही एसेट क्लासेस हैं, और एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सोसाइटी पैसों को लेकर ऐसी कौन सी 3 बातें जो गलत सिखाती है? गलत सिखाती है मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ईजी मनी, कि आपका पैसा जल्दी जल्दी बन जाएगा अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो, जो मेरे हिसाब से ज़्यादातर ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं या सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स से आपको समझ में आती है। दूसरा मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी, कि अगर आपने कुछ गलत किया या आपके साथ कुछ गलत हुआ तो पीछे हाथ संभालने वाले हैं लोग आपके साथ, वो मेरे हिसाब से। एंड तीसरा मेरे हिसाब से अगर एक इन्वेस्टमेंट सोसाइटी में चल रहा है, आपके जनरेशन में चल रहा है, तो आगे आप वही इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे। सो काफ़ी टाइम वो बोलते हैं ना, जनरेशन से जनरेशन इन्वेस्टमेंट भी पास होती है बट ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होते हैं। पैसे पर कंट्रोल कैसे रखें और एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं? देखिए, पैसा तो हमने ही बनाया है तो पैसे पे कंट्रोल भी हमें चाहिए। और मेरे को लगता है कि पैसे इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो ना कि पैसा पैसे को कमाए, पैसे को काम पे लगाओ। तो उसलिए कि उसको पैसों को काम पे लगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आप जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें। अपने पैसों का मोर देन 20 to 30% आप निवेश एक अच्छे लॉन्ग टर्म इक्विटी टाइप के डाइवर्सिफाइड फंड में डालें। एंड एट द सेम टाइम आपके जो लोन्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करें कि आप डेट फ्री हो जाए थी। उस हिसाब से आप पैसों के ऊपर कंट्रोल लेके आ सकते हैं। इंडिया का जो है वो बचत कल्चर रहा है, बट बावजूद इसके इंडियंस की सेविंग जो कम होती है काफ़ी USA के कंपेयर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की तो लोग लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी तरह से जीते हैं, इंडिया बचाता है पैसे, फिर भी क्यों ऐसा फ़र्क है? आई थिंक सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ना फ़र्क है। ओके, ठीक है। जैसे आपने कहा बचत कल्चर है, इंडिया बचाता भी है, एट द सेम टाइम कोई भी महिला भी अगर आप पकड़ लो ना हाउस होल्ड, तो वो भी अपने घर खर्च में से पैसा बचाती है। बट पैसा बचा लिया, उसको इन्वेस्ट भी तो करना है ना। पैसा बचाना तो एक चीज़ हो गई, बट उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया तो वो भी पैसा लॉस ही कर रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। होम लोन लेते वक्त कौन सी गलतियां इंसान करता है जिसको नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात आपको समझनी है कि जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो जो लोन अमाउंट है,
समझो आपको 50 लाख या 1 करोड़ का घर देखना है, तो उसका 50% अगर आपके पास डाउन पेमेंट में अगर आपने जुटा रखा है, इन्वेस्टमेंट करके आपने उसको बनाया है, तो बाकी के 50% के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। क्या होता है कि मैनी अ टाइम्स इंसान डे 1 से, जब से सैलरी आती है तब से सपने देखता है कि मुझे होम लोन चाहिए, मुझे घर खरीदना है, मेरा घर एक गोल है। लेकिन अभी तो आपकी सैलरी शुरू हुई है, फिर आपको EMIs भी भरनी है। सो सब कुछ मैनेज नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट का अगर आपका सेविंग होता है, फिर आप होम लोन की तरफ बढ़ सकते हैं। किस उम्र तक घर खरीद लेना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से 45 के पहले आपको घर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप 30 से शुरुआत कर रहे हैं तो अगर 40 पे हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं। बिफोर 40 इफ़ यू हैव योर ओन हाउस। और देखिए आज की तारीख में ना बहुत प्रैक्टिकल लोग भी हैं, दे प्रेफर रेंट पे भी रहना। अगर आपको सेम घर, जो भी 1-2 करोड़ का घर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 2% रेंट पे मिल रहा है। अगर 1 करोड़ का घर देखे तो 20,000 रेंट पे मिल रहा है, 2 करोड़ का देखे तो 40,000 रेंट पे मिल रहा है। सो उनको लगता है कि फिर मैं EMIs क्यों भरूँ। तो बहुत इमोशनल एंड बहुत पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको खुद ही का घर चाहिए, वो खुद का एक आशियाना चाहिए, तो प्लानिंग करनी है तो डे 1 से EMI पे आप शुरू ना हो जाए, क्योंकि वो सब मैनेज करना टू मच ऑफ EMI। आपकी EMI आपकी सैलरी से 50% से कम होनी चाहिए। एक सैलराइड क्लास जो है उसकी सेविंग परसेंटेज क्या होनी चाहिए? देखिए सैलराइड क्लास की जो सेविंग परसेंटेज है, मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टिंग परसेंटेज, जो उनको इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 20 to 30% दे हैव टू इन्वेस्ट। जो उनकी सैलरी आ रही है उसका मिनिमम 20 to 30% से दे हैव टू स्टार्ट, क्योंकि फिर लोन्स और ये सब भी प्लानिंग होती है। लेकिन जितना जल्दी आप शुरू करेंगे ना, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हम अच्छे खासे एक कॉर्पस तक पहुँचेंगे। 2025 में भी FD रिलेवेंट है या आउटडेटेड? देखिए FD रेलिवेंट एवरी ईयर होगी, अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखा। ठीक है, सो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट रेलिवेंट है हर इंसान के लिए। सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट की जो जो बेनिफिट है, जो कौन सी एज में ले रहे हैं, क्या रिस्क फैक्टर से ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, वो समझ के आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। जेन जी और मिलेनियल्स का जो सेविंग्स का जो अप्रोच है वो अलग अलग कैसे है? देखिए मिलेनियल्स जो है ना, उन्होंने शायद दोनों ट्रेंड्स देखे हुए हैं, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच और शायद उन्होंने ना जॉइंट फैमिली भी देखी हुई है। सो डिपेंडेंसी का एक ये है, तो उनमें इतनी ज़्यादा मैं कहूँगी हिम्मत नहीं है रिस्क उठाने की, तो काफ़ी सेफ चलते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर एक्टिव। लेकिन जेनजी जो है, इनका कैसा है, इनको फास्ट मनी एंड एट द सेम टाइम इनमें पेशेंस भी नहीं है। मतलब अगर पैसा बन रहा है लेकिन लॉस दिख रहा है तो वो निकल भी जाएंगे, दे विल नॉट स्टे। तो ये मिलेनियल्स हैं जो पेशेंस लेके बैठते हैं। लेकिन जेनजी जो है, उनको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। उनको, जैसे हमने बात की अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे दे वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज ऑल्सो। उनको जहाँ से भी जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, उनको वहीं पे फटाफट से इन्वेस्ट करना है। सो उनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि DIY कल्चर नहीं है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप जानकारी रखते हैं ठीक है, बट अगर नहीं तो प्लीज़ आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाए। क्या जेनजी घर खरीद पाएंगे कभी अपने लिए? जेनजी की माइंड साइकोलॉजी जो है, जो माइंडसेट है, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं कहूँगी एज अ जनरेशन इनमें भी 2 भाग हैं। अगर इनके पेरेंट्स ने अगर न्यूक्लियर फैमिली से ही इन्होंने पूरा उनका सेटअप देखा है, या एक वर्किंग जॉब करता हुआ आदमी है, तो उनको शायद वो घर खरीदने में उस तरीके का एक पैसा फिजूल लगेगा, वो शायद रेंट करेंगे। बट अगर उनका एक फैमिली बिजनेस का बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने सब वैसे देखा हुआ है, सो उन्हें अपना घर खरीदने का एक ये हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी कहीं ना कहीं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अगर मिलेनियल्स और जेन जी की बातचीत चल ही रही है तो इसमें ये बता दी कि ये दोनों क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जेनजी या मिलेनियल्स जो भी हैं, क्रेडिट कार्ड का यूसेज ना आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में देने के लिए तैयार है। लेकिन
आपको समझना है कि आप जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे आपके खर्चों के लिए, वो एक आदत सी बन जाएगी। एक टिप दूँ तो आपको आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगी। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी एक क्रेडिट रेटिंग भी बनती है। आप घर खरीदने जाते हो तो आपकी एक क्रेडिट रेटिंग, एक बाकायदा एक रिपोर्ट देखी जाती है कि भाई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। सो क्रेडिट कार्ड को आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स खरीदने नहीं हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स भी आते हैं, कैशबैक ऑफ़र्स। काफ़ी टाइम लोगों को ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ ख़रीद लेता हूँ, मुझे इस पर कैशबैक होगा, ये मोबाइल ख़रीद लेता हूँ, इस पर इतना कैशबैक दे रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड। ये सब जो है ना, ये सब आपकी सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है या ओवर हाइप्ड है? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसके साथ जो डिस्क्लेमर है कि आपको सारे स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़ के इन्वेस्ट करना है, तो समझने की ज़रूरत है कि कैसे, कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए और किस गोल के लिए आप ले रहे हैं। जेनजी और मिलेनियल्स अपने पेरेंट्स को कैसे भरोसा दिलाएं कि स्टॉक मार्केट भी सही है? देखिए, अगेन मैं ये कहूँगी कि जेनजी हो या मिलेनियल हो, पेरेंट्स को भरोसा दिलाने से पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप जो स्टॉक पिक कर रहे हैं आप उस पे सेटिस्फाइड हैं, एंड वो तभी हो पाएगा जब आपने रिटर्न्स के साथ साथ लॉसेस भी देखे हैं इस मार्केट में। शादी की एक उम्र होती है, रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, सेविंग्स की कोई उम्र है? सेविंग्स की उम्र यही है कि जब आपके बैंक में पैसा आ रहा है, मीटर चालू है, और जब तक आप रिटायर हो रहे हो तब तक आपको सेविंग करते रहना। और इन्वेस्टमेंट? जब सेविंग की मतलब इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से सेविंग अगर इन्वेस्ट नहीं की और वो सेविंग अकाउंट में रहा तो आप लॉस कर रहे हैं। और आपको 30 साल का जो इन्वेस्टमेंट है जो आप अक्यूमुलेट कर रहे हो पूरे वर्किंग जर्नी टू रिटायरमेंट, वो आपको बाकी के 30 साल यूज़ करना है जब आपकी रिटायरमेंट जर्नी है। सो 30 साल के इन्वेस्टमेंट को 30 साल में कैसे यूज़ करना, उस हिसाब से सेविंग की प्लानिंग करनी है। एक इंसान को कितने बैंक अकाउंट रखने चाहिए और क्या अलग अलग बैंक अकाउंट रखने से फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो वर्किंग क्लास है उनके पास एक सैलरी अकाउंट तो होता ही है। आप एक सेपरेट अकाउंट रखें ताकि आपके ट्रांजैक्शंस अलग हो सके, बट अदरवाइज अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट भी है देन आई थिंक इट शुड बी फाइन। मतलब जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स उतने ज़्यादा मैनेज करना उस तरीके को, एंड इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है वो बहुत सिंपल रखें। सेविंग बैंक अकाउंट को सिर्फ पार्किंग के जैसे यूज़ करें। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बजट प्लान कैसे करें? देखिए, मुझे नहीं पता आज की जनरेशन डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर वेडिंग में ही भरोसा करती है या नहीं, बट अगर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्लानिंग करनी है या कोई भी डेस्टिनेशन के लिए प्लानिंग करनी है, आपको बजट पहले बनाना पड़ेगा। हर इंसान का बजट अलग है, तो बजट को प्लान करो, ठीक है। एक्सपेंसेस किस तरीके से आपको आपको एक्सपेंड करना है, आपको फोटोग्राफी पे कितना खर्चा करना है, आपको कपड़ों पे कितना खर्चा करना है, आपको संगीत पे कितना खर्चा करना है, आपको हर एक चीज़ का बजट बनाना है। एंड फिर वो आपको कब करनी है, 5 साल बाद करनी है, 10 साल बाद करनी है, और उसके लिए अभी से आपको अलग से SIP शुरू करनी होगी। और बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर हमें पैसा इकट्ठा करना है तो कैसे शुरुआत करें? देखिए, बच्चों की पढ़ाई मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है एक इंसान की फाइनेंशियल जर्नी में। तो उनकी पढ़ाई एक उसको आपको फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 25 लाख 50 लाख आज की तारीख में, वो 10 साल 15 साल बाद 1 करोड़ 2 करोड़ बनने वाला है, ठीक है। तो वो 2 करोड़ के लिए अभी से अगर प्लानिंग करना है मुझे, जैसे 1 करोड़ के लिए अगर मेरे पास 15 साल है तो मुझे अभी से 20,000 की SIP लगेगी, तो 2 करोड़ के लिए अराउंड 40,000 की SIP लगेगी। सो अलग से एक SIP आप शुरू करें बच्चों के लिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास कम समय है तो आप लोन भी खरीद सकते हैं, लोन में भी आप बच्चों के लिए लोन भी ले सकते हैं, एजुकेशन लोन्स भी आते हैं। हर्षद मेहता की जो स्टोरी है उसे आज जिस तरह से दिखाया गया है, उसके बाद से कई लोग उन्हें आइडियल मानने लगे हैं, तो आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया है। हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी, हमारे पास वॉरेन बफे भी हैं, ठीक है, जिनके बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो मेरे हिसाब से हर इंसान से थोड़ी बहुत लर्निंग ले, लेकिन उनकी पूरी लाइफ से आप इंस्पायर ना हो, क्योंकि मार्केट में या पैसा बनाने में हर इंसान की जर्नी अलग है, ये समझना ज़रूरी है।
आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, अगर आपको एक दिन के लिए मुकेश अंबानी का बटुआ मिले तो आप क्या करोगे? मैं उसे इन्वेस्ट ही करूँगी। खर्चा मेरे लिए सेकेंडरी आता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे पास आज जितना भी पैसा है, करोड़ों भी क्यों ना हो, मुझे उसको 2 गुना और 3 गुना कैसे करना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर मेरे कोई लोन्स या लाइबिलिटीज़ हैं तो वो मैं पहले क्लियर ऑफ कर दूँगी। सो वो बोलते हैं ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ, बस वो जीना है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट मान लो हमारे हाथ में बटुआ आ गया तो इन्वेस्टमेंट को तो हम कोई भी क्यों ना हो, छोटा 500 रुपया भी क्यों ना हो या मेरे पास करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, अगर मुझे बांटना है तो मैं उसको डेफिनेटली एक एक पोर्शन मोर देन 50% मैं उसको इक्विटी में डालूंगी। चाहे आप म्यूचुअल फंड के रूट से ले लो, थोड़ा बहुत उसको 2-3 साल के लिए थोड़ा बहुत हाइब्रिड में डाल दूंगी, एंड बाकी का थोड़ा 10-20 पैसा मुझे ऐसा लगे तो मैं मेरा एक कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड बना लूँगी। 50-30-20 का फॉर्मूला यहाँ भी? यस, हर चीज़ में मुझे उसको डिवाइड एंड रूल के जैसे चलना है। किसी बड़ी पर्सनालिटी का अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं और अगर हम उसे कॉपी करते हैं, सेम स्टॉक सारी चीज़ें अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखें तो क्या उसका फ़ायदा होता है या उसके नुकसान होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी टाइम रेप्लिकेशन से हमें लगता है कि मुझे भी सेम चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भूल जाते हैं, वो है टाइमिंग। हम कहते हैं ना, यू शुड नॉट टाइम द मार्केट। तो जिस इंसान ने वो पैसे बनाए, भले ही ये स्कीम्स हैं, बट आपने वो स्कीम कॉपी की, तब वो समय अलग था, ये समय अलग है। तो भले ही वो सेम स्कीम है, बट टाइमिंग का फ़र्क पड़ गया, आप नहीं बना पाएंगे शायद। अगर आपके हाथ में फाइनेंशियल टाइमिंग मशीन हो तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप हटा देंगी, या कौन सी गलतियां हैं? मेरे हिसाब से गलतियाँ एज सच मुझे लगता है हम गलतियों से ही सीखते हैं, बट मेरे हिसाब से देखो, आज की तारीख में लोन्स भी कुछ ऐसे ही लोग लेते हैं जिन्हें ज़रूरत है, बट जो इजी मनी या जो अनऑर्गेनाइज तरीका है, या मैं कहूँगी कि पर्सनल लोन खरीदने का एक जो जुनून आता है, तो वो इतने सारे जब ऑफर्स आपके मेल बॉक्स पे आते रहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मुझे कंट्रोल करना है कि भाई आप किसी इंसान की मजबूरी का जो समय है उसको इस तरीके के ऑफर्स या मिस सेलिंग से हावी ना होने दें। मतलब जो स्पैम कॉल्स आते हैं या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप पे, मानेंगे नहीं, मतलब इट इज़ लाइक आपकी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या आप जो ऐप्स के थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी कर रहे हैं, या आप व्हाटएवर ऐप्स पे आप रजिस्टर्ड भी हैं, दे ऑल हैव योर एक्सेस। सबके पास आपका डेटा है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, आप कौन से इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे हो, सब जगह पे आपका पैन, आधार, पासपोर्ट सब कुछ लिंक्ड है। सो ये कंपनीज को डेटा मिलता है, जो लोन कंपनीज होती हैं, देन यू गेट ऑल दीज कॉल्स। तो इंसान की मजबूरी है, इवन इसको उस टाइम पे इस तरीके के लोन्स नहीं भी लेने हैं, वो इस डेट ट्रैप में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का अगर कुछ आपके पास हो कि आप कंट्रोल कर सके, तो माइंड को कंट्रोल करना चाहिए उस समय पे। ओके, क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है? क्रेडिट कार्ड सही है इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन लिमिट जो हम यूज़ करें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। एग्जाम्पल के तौर पे सैलरीड है, इनफ्लो आ रही है, EMIs जा रही है और एक्सपेंसेस हो चुके हैं, महीने के कुछ 5-6 दिन बाकी हैं, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट सा एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पे मुझे टिकट खरीदनी है, बट मेरी बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं, और मैं उसको अगर कोई पैसा लिक्विड फंड से भी निकालने गई तो 1 दिन लग जाएगा। तो आई कैन यूज़ माई क्रेडिट कार्ड, और उसको मैं उसके जो निर्धारित समय पे उसको मुझे पेमेंट करना है। काफ़ी टाइम वो मिनिमम पेमेंट के हिसाब से लोग पेमेंट करते हैं और फिर बाकी के ऊपर आपकी इंटरेस्ट चढ़ जाती है। सो कहीं ये ना हो जाए कि वो चक्कर में आपकी इंटरेस्ट की डेट ट्रैप बहुत बड़ी हो जाए। तो आपको समझना ज़रूरी है कि कोई आपको कोई चीज़ पैसा ब्याज पे दे रहा है तो वो फ्री में तो नहीं देने बैठा है। सही बात है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ कब ज़रूरत है और उसको कैसे यूज़ करनी है ना, वो समझना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड्स पे कई दफ़ा ये हो जाता है कि कार्ड ब्लॉक है, फिर भी बिल जनरेट हो रहा है, तो इन सब की शिकायत कहाँ हो सकती है? अगर क्रेडिट कार्ड की शिकायत आपकी जो बैंकिंग, जहाँ क्रेडिट कार्ड जहाँ से कंपनी से आपने ख़रीदा हुआ है, वहाँ के कस्टमर केयर्स बहुत अच्छे होते हैं, 24/7 कस्टमर केयर्स हैं, प्लस कंज्यूमर फोरम्स हैं काफ़ी सारे, प्लस RBI के बैंकिंग ओम्बुड्समैन होते हैं। सो हमारे पास एक हायरार्की है कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ जा सकते हैं। सो मेरे हिसाब में आज की तारीख में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, देयर इज़ अ गुड फोरम, कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसके लिए कंज्यूमर के लिए सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना हो, RBI हो, सेबी हो, सब खड़े हैं मेरे हिसाब से। अगर पैसे पेड़ पे लगते तो घर में कौन से पेड़ लगाएं? देखिए, अगर पैसे पेड़ पे लगते और पैसों से ही खुशियाँ मिलती, तो फिर तो लोग मतलब मेरे हिसाब से घर में अकेले ही रह जाते हैं। सही बात। मेरे हिसाब से आज की तारीख में हम कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस मतलब क्या? पैसा इज़ द की टू हैप्पीनेस। आई थिंक हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप खुश होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खुश होगी, आप ठीक रहोगे, तो आप सक्सेसफुल बनोगे। आपके सक्सेस पे आप पता चले आपके पास बहुत कुछ है, पूरा पेड़ ही सोने का है, बट घर में कोई है ही नहीं, आप अकेले हैं सेलिब्रेट करने को। सो पैसे को इतना भी अपने जीवन में हावी मत होने दो कि आपको ऐसे लगे कि इसी से मुझे खुशियाँ मिलने वाली है। साल 2025 में आप किस तरह देख रही है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को? कितना ग्रो करने की उम्मीद आपको लगती है? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ साल में हमने जो लास्ट ईयर भी देखा, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन कमिंग ईयर में क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है ये साल। लेकिन अगेन, अगर वॉलेटाइल है तो साथ में आ जाता है अक्यूमुलेशन। अगर वॉलेटाइल है तो आप बस, आपका बोनस है या फिर एक्स्ट्रा पैसा है, उसको रेडी रखें। जब भी आपको दिखे कि अभी मार्केट वॉलेटिलिटी पे आ गया है, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, तो ये तो डिस्काउंट वाला साल हो गया। सही बात है। कोविड के दौरान ये देखा गया जिसके पास सेविंग्स नहीं थी उसने अपना जीवन का सबसे बुरा समय देखा होगा। उसके बाद से लगातार देखा गया कि कई रिपोर्ट्स आई, डीमैट अकाउंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही। तो ये माइंडसेट अब चेंज हो रहा है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कि अब सेविंग्स की जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो ये कैसे बदल रहा है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कोविड के टाइम पे अगर कुछ गलत हो रहा था एक जगह पे, तो एक चीज़ ही चल रही थी, वो थी स्टॉक मार्केट, और वहाँ पे पैसा बन रहा था। कोविड के टाइम पे ही मेरे हिसाब से अराउंड 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स बने थे, और आप जो कह रहे हैं टियर 2 टियर 3, लोग घर बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे। सो अगर आपने उस टाइम पे पैसा कमाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम बात करें कि पूरा पैसा एक ही जगह से कमाया है तो बस वही है। जो 3-4 साल हमने देखे हैं, अच्छे देखे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट रिटर्न्स ही हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। सो हर चीज़ प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से होनी चाहिए, और प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए। ये क्रिप्टो का जो जुनून जेंजी पर या लोगों पर चढ़ रहा है, या आपको क्या लगता है कि कितना सही है ये? देखिए, क्रिप्टो ना मेरे हिसाब से वो एक कीड़े के जैसे आपके शरीर में घुस रहा है। एक ट्वीट आ जाएगी ना तो पूरा क्रिप्टो तब नीचे हो जाता है, हमने वो भी देखा हुआ है। सो अगर कोई चीज़ आपकी गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं की है, नंबर 2, अगर किसी चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अंडरलाइंग कुछ है ही नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम है, तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको रातों की नींद देगी। जैसा कि सेबी और ज़ीरोधा दोनों ही की तरफ से बोला जाता है कि 90% लोग FNO में लॉस करते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मिलेनियल्स हो, जेनजी हो, घुसे पड़े हैं FNO में। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, अगेन जैसे मैंने अभी एक बात की क्रिप्टो की, फॉर मी FNO इज़ ऑल्सो सिमिलर, कि आप इजी मनी जो है ना वो यहाँ देखते, पर जैसे आपने कहा 90% तो लोगों को लॉस आता है। सो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पैसा जितना आप तेज़ी से देख रहे हैं ना कि वो एक ट्रेड में या एक ट्रांजैक्शन में बन रहा है, उतना ही तेज़ी से कम होता है, एंड फिर उस पर टैक्सेशन भी लगता है। तो टेक्निकली ये सब इंट्रोस्पेक्शन में या ये सब इंट्राडे या ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस में आप सिर्फ टाइम बीइंग के लिए पैसा देख रहे हो, वो भी वर्चुअली। रियल में तो आप तब देखोगे जब आप उस पर प्रॉफिट बुक करोगे, और ये सब ना जब पैसा जाता है ना फिर बहुत याद आता है। सो मैम 2025 शुरू हो गया, जैसे मैंने जाना कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी रहेगा, आपने बताया। टिप्स अगर आपकी तरफ से मिल जाए लोगों को, हमारे व्यूवर्स को। देखिए, मेरे हिसाब से एक्सपेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो आपको लिखना पड़ेगा, बजटिंग करनी पड़ेगी 3-3 महीने के हिसाब से कि किस तरीके के कैश फ्लोज आपके हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत होना चाहिए, 10 to 15% आप डाल सकते हैं।
डेट ट्रैप में ना पड़िए। लोन्स में गुड लोन और बैड लोन को आपको आइडेंटिफाई करना है। होम लोन्स या तो फिर एसेट बनाने के लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स ठीक है, लेकिन पर्सनल लोन से आप दूर रहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो 30% से ज़्यादा उस लिमिट को आप यूज़ ना करें। और अल्टीमेटली जब आप पूरा सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एट द सेम टाइम हर इन्वेस्टमेंट में आपको नॉमिनी रखना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉमिनेशन के बाद एक कदम आगे बढ़ा के आपको विल लिखना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम लोगों को लगता है कि विल 60 के बाद या रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे, या जब मरने पे आएंगे ना तभी लिखेंगे, डेथ बेड पे होते हैं तब जाके लिखने बैठते हैं। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि कल है ही नहीं, जो है आज ही है, जो प्लानिंग करनी है आज ही करनी है, अभी करनी है। तो आप काम कर रहे हैं, आपके ने ऑलरेडी एसेट्स बना लिए हैं ठीक ठाक, आपके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं, आप विल बना के रख दीजिए। आजकल ऑनलाइन विल भी बनती हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आगे आपके जो बच्चे हैं या जो पीढ़ी है उनमें कभी कोई तनाव ना हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं हम? देखो 1 करोड़ तो सबको पहुंचना है। अलग अलग टाइमलाइंस पे बता देती हूँ। अगर 5 साल में 1 करोड़ बनाने हैं तो 1,25,000 की SIP करनी होगी, 12% रिटर्न अजम्पशन पे चल रही हूँ। 10 साल में बनाना है तो 45,000 की SIP लगेगी। 15 साल में बनाना है तो 20,000 की SIP लगेगी। 20 साल में बनाना है तो 10,000 की SIP लगेगी, और 25 साल में बनाना है तो 5,000 की ही SIP लगेगी। लेकिन ये 20 साल बाद और 25 साल बाद जो 1 करोड़ की वैल्यू होगी ना, वो होगी सिर्फ 20 लाख या 30 लाख। सो अब बताइए कि 1 करोड़ बनाना है या 1 करोड़ से ज़्यादा बनाना है? 1 करोड़ से ज़्यादा ही बनाना है अब तो। गुड लोन और बैड लोन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, गुड लोन जो आपके एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे घर खरीदा, गाड़ी भी एक गुड लोन हो सकती है, बट अकॉर्डिंगली गाड़ी का भी तो डिप्रिसिएशन होता है, बट स्टिल आप खरीद सकते हैं गाड़ी के लिए भी लोन। एजुकेशन लोन इज़ ऑल्सो अ गुड लोन। जो बैड लोन्स हैं नॉर्मली हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन्स में ना काफ़ी लोग ट्रैवल पे लोन्स खरीदते हैं, मतलब मुझे बाहर घूमने जाना है, मैं लोन पे जाऊंगा। बाकायदा मुझे समझ में नहीं आता है, आप घूमने जा रहे हैं, स्ट्रेस फ्री होने जा रहे हैं, और लोन की एक गले में फंदा लेके जा रहे हो। सो आइडेंटिफाई करना है गुड लोन्स और बैड लोन्स, उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। मैम हम देखते हैं कि ट्रैवल पे भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं या लोन लेते हैं और उसके लिए जाते हैं, तो ये कितना सही है और क्या लेना चाहिए नहीं? देखिए, ट्रैवल के ऊपर लोन लेना तो मेरे हिसाब से एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री होने जा रहे हैं लेकिन आप लोन लेके जा रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। इनफैक्ट ट्रैवल की प्लानिंग आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करनी है, चाहे वो प्लान्ड या अनप्लान्ड ट्रैवल दोनों ही क्यों ना हो। सालाना ईयरली ट्रैवल्स भी होते हैं, और कुछ अब्रॉड ट्रैवल्स जो 3 साल 5 साल बाद है वो भी होते हैं, तो अलग से एक प्लानिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट, ट्रैवल इंश्योरेंस का, इसके ऊपर बता देती हूँ। सो बेसिकली जब हम बाहर जाते हैं देश के बाहर, तब ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में लोग इंश्योरेंस के बिना जाते हैं, लेकिन अगर उधर जाके कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इतना ज़्यादा खर्चा, इतना ज़्यादा उनकी करेंसी में ये सब आपको मैनेज करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर कुछ देशों में तो ऐसा भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इट्स मोर देन व्हाट यू स्पेंड फॉर द ट्रैवल। तो इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस महज 3-5 हज़ार रुपये से आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी इंश्योरेंस वहाँ पे कवर होती है। आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो या आपके कोई समझो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, सब कुछ कवर्ड है। ओके मैम, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और आगे हमें किस तरह से हमारी फ्यूचर प्लान करना चाहिए करंट को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।